हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक अनाउंसमेंट होता हुआ सुनते हैं। एक पार्टी हो रही थी क्योंकि एक पर्सन गवर्नर बन गया था और उसको उसकी वाइफ के साथ में यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ही और मिस सॉन्ग आ जाते हैं पार्टी में और लोग मिस सॉन्ग को देखने के बाद कहने लग जाते हैं मिस सॉन्ग कितनी ज्यादा लकी है, उनकी जूनियर बैटलमेंट कमांडर से शादी हो गई। और हम देख पाते हैं कि मिस्टर ही मिस सॉन्ग के ऊपर बहुत ज्यादा जबरदस्ती रोब झाप रहा था और जो मिस सॉन्ग जिया है वही हमारी ड्रामा की फीमेल लीड है। यहाँ पर जो सफाई करने का काम कर रही थी लिली, वो उसकी स्टेप सिस्टर है और वो उससे बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है कि वो तो यहाँ पर एकदम लग्जरी लाइफ जी रही है और लिली को साफ सफाई का काम करना पड़ रहा है। हम जिया के हाथ में भी एक ग्रेनेड देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिली एक कैंची लेकर जिया की तरफ बढ़ती है और उसके अंदर उस कैंची को स्टैब कर देती है और उससे कहती है कि तुम ये लग्जरी लाइफ जीती रही और मुझे बहुत ज्यादा गरीबी में जीना पड़ा। लेकिन जिया भी उस ग्रेनेड की पिन खींच देती है और कहती है अब हम दोनों साथ में मरेंगे। देन हम देखते हैं इस बहुत बड़े ब्लास्ट के बाद ये जिया रीबॉर्न हो जाती है। हमें उसी टाइम पर दिखाया जाता है जब इन दोनों की शादी के लिए इनके पास में यहाँ पर ग्रूम चूज करने के लिए 2 लेटर थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली सबसे पहले जिया को रोक देती है और ही चैन वाला वेडिंग सिलेक्शन खुद ले लेती है। और जिया सोचती है कहीं ये भी तो रीबॉर्न नहीं हुई। वो सोचती है कि वो अपने सेल्फिश डैड और स्टेप मॉम को इस बार तो बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर जिया अपनी स्टेप सिस्टर लिली को थप्पड़ लगाती है। लिली उससे पूछती तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, तो जिया कह देती है मेरे हाथ में खुजली हो रही थी। जिया उससे वो कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, तो फिर वो उसको दूसरे हाथ से भी थप्पड़ लगा देती है और कहती है ओ सॉरी मेरे दूसरे हाथ में भी खुजली होने लग गई। यहाँ पर वो कहती है कि तुम अपनी खुद की कब्र खो रही हो, वैसे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा स्टिंकी गाय से शादी होने वाली है। पर्शिया कहती है हाँ वो तो मैं देख लूंगी। इसके बाद वो उस मैरिज सिलेक्शन वाले कार्ड को उठा लेती है और सोचती है कि उस ही चैंग के साथ रहने से तो ज्यादा ही बेटर है कि मैं इसको चुन लूं। और वो याद करने लग जाती है पास्ट लाइफ में ही चैन ने उसको बहुत ज्यादा मिजरेबल लाइफ दी थी। वो हमेशा उसके ऊपर अपना रौब झाड़ा करता था और उसको टॉर्चर भी किया करता था। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली की मॉम उसको साइड में लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं इतना अच्छा लड़का लेकर आई थी तुम्हारे लिए, तुम उसकी जगह पर उस लड़के से शादी क्यों कर रही हो जिसकी शादी मैं जिया से करवाना चाहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो इमोशनल अटैक करके अपने पेरेंट्स को भी मना ही लेती है और कहती है ये वैसे भी मिलिट्री गवर्नर बन जाएगा फ्यूचर में, तो फिर उससे शादी करूंगी तो फिर ज्यादा खुश रहूंगी। हमें पता चलता है कि लिली भी तो रीबॉर्न ही हुई है, इस वजह से उसे काफी कुछ पता है पास के बारे में। जिया कहती है जैसा कि मेरे मैरिज प्रपोजल पे अब लिली शादी कर रही है तो फिर मेरी 3 कंडीशन भी है। लिली कहती है कि मैं तीनों कंडीशन के लिए तैयार हूँ। कहती है सबसे पहले तो मुझे 500 युआन चाहिए। लिली मान जाती है, उसकी मॉम तो हैरान थी। फिर वो कहती है कि मुझे एक ना सेकंड हैंड क्लोथिंग शॉप चाहिए वेस्ट साइड में सिटी के। इस पर लिली की मॉम कहती है कि ये तो लिली की डाउरी है, हम तुम्हें कैसे दे दें। लेकिन लिली कहती है कि मॉम इसकी कोई जरूरत नहीं है, दे दो इसको। उसकी मॉम उसको मना कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं लिली के ऊपर तो एक अलग ही भूत सवार था। उसकी तीसरी विश ये थी कि वो अपनी मॉम की मेमोरियल ग्रेव को भी मूव करना चाहती है। वैसे भी आप मेरे डैड ने तो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा ही लिया है और मेरी मॉम के पास मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर उनकी याद को जिंदा रखने के लिए मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर तो लिली कहती है कि इसकी तीनों की तीनों विशेष मान लो। के बाद यहाँ पर उसके डैड उसके लिए एक नोट लेकर आते हैं और वो उसको तुरंत ही ग्रैब कर लेती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि अब वो अपनी लाइफ स्क्रैच से बिल्ड कर सकती है दोबारा, क्योंकि उसको सेकंड चांस मिला है। और फिर यहाँ पर लिली जिया से कहती है कि असल में तुम्हारे हस्बैंड को कुछ जरूरी काम है तो फिर वो कल शादी में नहीं आ पाएगा। और जिया पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है। लिली का हस्बैंड शादी वाले दिन से गायब था और वो कभी भी नहीं आया और फिर लिली अकेले ही माज मजदूरी का काम करने लग गई थी। इसी बारे में वो सोचने लग जाती है और वो सोचती है कि वो अपने साथ ऐसा नहीं होने देगी। और फिर वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को खुद से यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम मेरी बहन हो लेकिन तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम वेडिंग डे का सीन देखते हैं जहाँ पर गेस्ट इन लोगों को विश कर रहे थे क्योंकि आज इनकी शादी जो हो रही थी। फिर हम ही चैन को देखते हैं जो कि एक गधे पे बैठकर लिली को लेने के लिए आया था। वो उतरते हुए भी यहाँ पर लड़खड़ा रहा था। वो लिली की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और लिली सोचती है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सोचा ही नहीं इसके साथ रहूंगी तो कितनी ज्यादा खुश रह सकती हूँ मैं। उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो भी उसका हाथ ग्रैब करके आगे बढ़ जाती है। जिया ये सब कुछ देखकर हंस रही थी, लेकिन लिली उससे कहती है तुम मुझे देखकर हंस क्या रही हो, तुम्हारा ग्रूम तो यहाँ पर आने भी नहीं वाला है, तुम उसके एड्रेस पे पैदल जाने वाली हो ना, तो फिर तुम थोड़ी अपनी एनर्जी बचा लो। यहाँ पर तो जिया की स्टेप मॉम भी उसको बातें सुना रही होती है। जिया कहती है किसने कहा कि मेरा ग्रूम नहीं आने वाला है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक कार आती है जिसको देखने
देखने के बाद लिली काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी और उस कार में से हाओ शीलिन निकलता है। मैंने अपना गधा देखकर अब काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहा था और बाकी लोग उस कार को देखकर बिल्कुल इम्प्रेस्ड थे। कार का ड्राइवर दरवाजा खोलता है और हाओ शीलिन उस कार में से निकलता है और वो जिया के लिए फ्लावर्स भी लेकर आया था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जिया भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल देती है। लिली ये सब कुछ देखकर सोच रही थी कि मेरा ग्रूम तो पास्ट लाइफ में इतना ज्यादा इंजर्ड था, कुछ दिनों बाद वो मर भी गया था, लेकिन ये यहाँ पर एकदम टिप टॉप कैसे खड़ा है। और जिया भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी इसको देखकर। और हम देख पाते हैं ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि किसी को तुमने पता तो नहीं चलने दिया। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है शादी से कुछ दिन पहले का, जहाँ पर शीलेन एक आदमी से छुप रहा था कि तभी जिया आती है और उसका मुंह दबोच लेती है। वो उसको देखकर हैरान था और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहती तुम्हारी वाइफ, अब चुप रहना। यहाँ पर उसको देखकर घबराया हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि जिया एकदम काम डाउन होती है। वो पर्सन उनके पास बहुत ज्यादा आ जाता है। वो आगे बढ़कर कोई हमला करता है, लेकिन जिया उसकी गन लेकर उसके ऊपर ही बैकफायर वाला हमला कर देती है। फिर यहाँ पर वो अपने और गुंडों को बुलवाता है, लेकिन जिया कहती है कि सबके सब आ जाओ, मुझे तो किसी से भी डर नहीं लगता है। इसके बाद सबके सब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जिया सबको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीट देती है। सबके सब उससे घबरा कर चले जाते हैं। जिया फिर यहाँ पर शीलिन से कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें भी कोई पंगे लेने हो तो, लेकिन वो तो उसके सामने बो कर देता है उससे घबरा कर और कहता है अरे मेरी डियर वाइफ तुम्हारे क्या इंस्ट्रक्शन है। तो फिर वो उससे कहती है कि 3 दिन बाद तुम ब्राइड के तौर पर मुझे ना पिक करने के लिए आओगे, अगर तुम नहीं आए तो फिर देख लेना क्या हाल होएगा। वो उसको डरा देती है और वो भी उससे काफी ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ पर वो डरा डरू कर यहाँ से चली गई थी। जाने से पहले वो उसको एक और बार धमकाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शीलिन का असिस्टेंट वर्कर उसके पास में आता है और हमें पता चलता है कि वो असल में इस पूरे के पूरे टाउन का मार्शल है। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि वाह मार्शल, आपको तो उस लड़की ने बचा लिया। और शीलिन उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस लड़की को हम पिक करने के लिए जाएंगे। इस पर असिस्टेंट कहता है लेकिन आपकी पब्लिक आइडेंटिटी के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है और आप यह भी नहीं चाहते हो कि किसी को इस बारे में पता चले, भला आप ये चीज कैसे करने वाले हो। यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता और उसका कुछ ना बोलना ही बहुत कुछ कह रहा था। फिर उसका असिस्टेंट कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। प्रेजेंट में हम शीलिन को जिया के साथ में देखते हैं और वो कहता है कि मैं अपने शब्दों का पूरा पक्का हूँ। वहीं हम उसकी स्टेप सिस्टर लिली को देखते हैं जो कि उसके हस्बैंड को इतनी ज्यादा लग्जरी कार में आता हुआ देखकर उससे जल रही और वो सोच रही थी आखिरकार ये इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। और वो अभी भी इस सब में कमियां निकालने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही होती। और वो कह रही थी कि मेरा जो ही चैन है ना, ये बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, हमारा पति तो दिखने से ही सूखी हड्डी लग रहा है, इसमें क्या ही जान होगी। ही चैन भी यहाँ पर खुद को बड़ा ही तड़कता भड़कता हुआ शो कर रहा था। और फिर लिली ही चैन को कह दिया हस्बैंड तुम मुझे अपनी गोद में उठा लो। चैन भी तुरंत ही लिली को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भारी थी तो फिर वो उसको उठा नहीं पाता और लोग इस चीज पर हंसने लग जाते हैं। और लिली ही चैन को एक थप्पड़ लगाती है और वो उसको दोबारा से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तो उसका बुरा हाल था और ये दोनों ही गधे के पीछे नीचे गिर जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि गधे को भी अभी बहुत ज्यादा ही प्रेशर बन रहा था और इस वजह से गधे लिली का मुंह के ऊपर ही सब कुछ कर देता है। बेचारी लिली बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड थी। और जिया और हम शीलिन को देख पाते हैं जिन्हें ये देखकर बड़ी ज्यादा घिन मच रही होती है और लोग इनके ऊपर हंस रहे थे। इवन वो गधा भी हंसने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा होता है। सिचुएशन में पूरा का पूरा माहौल स्मेल से भर चुका था। लिली को गुस्सा आता है और यहाँ पर वो अपने पति जो कि नया नया बना है उसके मुंह के ऊपर एक गोबर मल देती है। जिया ये देखकर हंसने लग जाती है और कहती है अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे लगता है ये गधे का गोबर ही तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। फिर शीलिन जिया से कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए और फिर वो उसको उठा लेता है और वो उसको उठाकर कार में बैठा देता है। फिर ये दोनों जब जा रहे थे तो फिर जिया पूरे के पूरे परिवार को हाथ हिलाकर बाय करती है और पीछे से लिली जिसकी आंखों से पूरा का पूरा मस्कारा फैल गया था वो रो चुकी थी, वो उसकी शक्ल देखने वाली हो रखी थी। नेक्स्ट हम जिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर हीचन से कहती है तुम्हारी हेल्थ खराब है ना, तो फिर तुम मुझे अभी उठाकर कार तक कैसे लेकर आ गए। इस पर शीलिन भी यहाँ पर बीमार होने का नाटक उसके सामने करना स्टार्ट कर देता है। जिया भी उसको सहला रही थी और वो यहाँ पर कह रहा था कि हाँ मैं थोड़ा ज्यादा ही वीक हूँ, लेकिन और लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होती तो फिर मेरे अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ थी उसको मैंने जुटा कर यहाँ पर तुम्हें उठा ही लिया। वो उससे कहते देखो ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उसको देख रहा होता है और वो उससे कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफर नहीं करने दूंगी। ड्राइवर कहता है मैडम हमें चलना चाहिए और हम देखते हैं कि शीलिन उसके शोल्डर पे अपना हेड रेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कह रहा था इस तरीके से मुझे बेटर लगेगा, लेकिन हम देखते हैं जिया तुरंत ही कार से रोक कर उससे डर जाती है। फिर वो कार को देखने लग जाती है और शीलिन और वो ड्राइवर भी साथ में उतर गए थे। जिया उससे पूछ रही थी कि तुमने इतनी
ज्यादा महंगी कार यहाँ पर कैसे लेकर आई। वो ड्राइवर सब कुछ बताने वाला था लेकिन शीलिन उसको चुप करा देता है और ये लोग जिया के सामने कोई बहाना बना देते हैं। जिया भी यहाँ पर उनकी बातों को मान लेती है और फिर शीलिन कहता है हमें लेट हो रहा है, अभी हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं शीलिन जिया को अपने घर पर लेकर आ गया था। वो घर थोड़ा गंदा था लेकिन काफी ज्यादा बड़ा था और जिया उस घर को देखकर अमेज्ड थी। उसको देखकर कहती है तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम गरीब हो, तुम इतने ज्यादा बड़े घर में कैसे रह सकते हो, तुम्हारी फैमिली शायद बैंकरप्ट हो गई थी ना। तो फिर वो यहाँ पर कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता है। यहाँ पर वो बहाना बनाते हुए कह देता है कि असल में ये हमारा पुराना घर है और शादी के बाद हम यहीं पर रहेंगे। तो वो कहती है ऐसी जगह पर रहना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और फिर वो यहाँ पर दरवाजे वगैरह देखने लग जाती है और एक लोहे का सामान नीचे गिर जाता है। लोग ये चीज देखकर एकदम हैरान थे कि जिया इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर तो शीलिन का असिस्टेंट ये बोलने भी वाला था लेकिन शीलिन उसको चुप करा देता है और फिर वो जिया से कहता है ये घर थोड़ा पुराना है ना, तो फिर यहाँ पर ये सारी चीजें नॉर्मल है। और वो उसका हाथ देखने लग जाता है और उससे पूछता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यहाँ पर जिया सोचती है कि इससे मेरी कितनी ज्यादा फिक्र होती है, लास्ट टाइम मैं जहाँ थी उस जगह से कितना ज्यादा बेटर है। यहाँ पर असिस्टेंट बहाना बनाकर जाने लग जाता है लेकिन जिया उसको कहती है पहले से हम लोग गरीबी में जी रहे हैं लेकिन हमें वो वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। वो इस बात सुनकर एकदम ही हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एंसेस्ट्रल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाली सेरेमनी चल रही होती है जहाँ पर शीलिंग के पेरेंट्स को ही यहाँ पर ये लोग रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनकी फोटो आया और फिर ये रस्म भी पूरी तरीके से वो लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद शीलिन का असिस्टेंट जोर से अनाउंस करता है कि अब ग्रूम ब्राइड को ब्राइडल चेम्बर में लेकर जाएगा। बात जानने के बाद ये तो थोड़े एम्बेरस होते हैं और फिर शीलिन जिया को उठा लेता है और उसका असिस्टेंट चुपचाप वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एकदम गुमसुम कमरे में बैठे हुए थे। जिया फिर शीलिन के क्लोज आती है पर वो उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आता हूँ जिससे तुम थोड़ी फ्रेशन अप हो जाओ, लेकिन वो उसको बैठा लेती है और कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी करनी चाहिए, पहले हमें जरूरी काम करने होंगे उसके बाद आगे का सोचेंगे। पर वो कहता है इतनी भी जल्दी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जिया उसको किस कर देती है और शीलिन तो ये चीज देखकर एकदम हैरान हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शीलिन को देखते हैं जिसकी कमर में तेज दर्द था। वो दर्द के साथ यहाँ पर बाहर आता है, उसका असिस्टेंट पहले से ही पहुंचा गया था बाहर। वो कहता है आपको देखकर लग रहा है कल रात आपने बड़ी ज्यादा मेहनत करी है। शीलिन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कुछ कह पाता है तब तक जिया आ जाती है और कहती है हाँ मेरा हस्बैंड तो पूरी रात बिल्कुल भी नहीं रुका। और फिर वो उसको सूप देती है और कहती है तुम ये ले लो, इससे तुम्हारी बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा। शीलिन तो यहाँ पर ये सब चीजें देखकर हैरान था और वो जिया को चुप करा देता है। अपने असिस्टेंट से कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। हाँ, पर जिया सोचने लग जाती है कि रात भर ये लोग यहाँ पर घर की सफाई कर रहे थे और घर का टूटा फूटा सामान फिक्स कर रहे होते हैं। बेचारा शीलिन थक गया था लेकिन जिया पूरी तरीके से एक्टिव थी। जिया सोचती है कि ये मुझे कुछ भी बताने क्यों नहीं दे रहा है। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर असिस्टेंट शीलिन को मार्शल कहकर बुला देता है। ये चीज नोटिस करती है और पूछती है क्या कहा तुमने अभी से। शीलिन बात को कवर कर पाता कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो लोग भी शीलिन को यंग मार्शल के करके वो करते हैं। जिया तो एकदम हैरानी के साथ में उसको देखने लग जाती है। वो भी एकदम हैरान होकर उसको देख रहा था और अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। उसका असिस्टेंट यहाँ पर सब लोगों को शांत करता है और फिर लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारा मार्शल नहीं हूँ, किसी और के सामने चिल्लाना। और असिस्टेंट समहाउ सिचुएशन को संभाल रहा था। जिया उससे कहती है कि ज्यादा इन सब लोगों के मजे मत लो, अगर रियल मार्शल को पता चल गया ना तो फिर तुम्हारी तो मौत हो जानी है। शीलिन यहाँ पर कहता है हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। फिर यहाँ पर उसको वो सूप पकड़ाती है और कहती है कि एक जरूरी काम से मुझे जाना है। वो उससे ओके बोलता है और यहाँ पर वो उसको देखकर सोच रही थी कि शायद फैमिली विजिट करने के लिए मुझे अकेले ही चले जाना चाहिए। और यही सोचते हुए वो पैदल पैदल जाने लग जाती है और शीलिन यहाँ पे अपने असिस्टेंट को बातें सुना रहा था। फिर वो सूप को पीता है और सोचता है ये तो काफी बढ़िया है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि रूमर्स फैला दो कि जो तुम्हारा मार्शल है वो बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है। असिस्टेंट कहता है आप श्योर हो ना कि मार्शल के बारे में ये बिल्कुल खबर फैलानी है। अपने असिस्टेंट के सर पे एक लगाता है और कहता है पहले ही तुमने बड़ी ज्यादा दिक्कत कर दी और उसको और ज्यादा मारता है और फिर वो उसको मुर्गा बना देता है। असिस्टेंट बेचारा अभी अपनी पनिशमेंट को फॉलो कर रहा था। बाकी के ऑफिसर्स ये सारा नजारा देखकर हंस रहे होते हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है और अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि अपने फैमिली हाउस विजिट करने के लिए पहुंच गई थी। लिली और चेंग वहाँ पर ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। लिली यहाँ पर जिया को देखकर कहती है कि तुम अपने घर वापस अकेले आई हो। न्यूली वेड्स तो अपने पूरे के पूरे जोड़े में यहाँ पर आते हैं, तो फिर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा जो पति वो सही नहीं है। और चैन भी उससे कहता है और फिर मिंग जिया को देखकर कहता है लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सैड हो, कैसा रहेगा कि आज रात तुम हमारे घर पर आ जाओ, हम तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा खुश कर देंगे। इस पर हम देखते हैं यहाँ पर लिली बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है उसके ऊपर, लेकिन जिया लिली के सामने कहती है कि नहीं, मेरे पति में तो बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है। वो मिंग से उसको कंपेयर करते हुए कह रही थी तो तुम अगली दिखते हो, ऊपर से तुम्हारे भद्दे शरीर में बिल्कुल जान भी नहीं है। और फिर यहाँ पे लिली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कल रात
रात का सीन याद करती है जहाँ पर लिली की मदर इन लॉ बहुत ज्यादा आराम से लेटी हुई थी। लिली को एक पोजीशन में खड़ा कर रखा था और कहा था ये हमारी रस्म का हिस्सा है तो फिर तुम्हें ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। फिर मैंग वहाँ पे ड्रिंक करके पहुंच जाता है और लिली उसको देखकर ही उसके ऊपर भड़कने लग जाती है। जो कटारा उसके सर पे रखा हुआ था वो उसको जमीन पर फेंक कर स्मैश कर देती है और कहती है कि आज हमारी शादी की रात है, क्या तुम मेरा बेवकूफ बना रहे हो इस तरीके से? तुमसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और ये बोलकर वो उसको जोर धक्का दे देती है। लिली की मदर इन लॉ आती है और कहती है कि आज मेरे बेटे की वेडिंग नाइट है, तुम इस तरीके की बिल्कुल भी स्टूपिड हरकतें नहीं कर सकती, तुम्हें सभी के सभी रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहती है कि मैं इस फैमिली में लग्जरी को एंजॉय करने के लिए एंटर करी हूँ, मुझे यहाँ पर सफर करने का कोई भी शौक नहीं है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगी। हम देख पाते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद चैन की मॉम भड़क जाती है और वो लिली को एक कस के थप्पड़ लगाती है। लिली भी चैन की मॉम से लड़ने लग जाती है और कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। चैन बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन लिली उसको भी एक थप्पड़ मार के दूर कर देती है। पूरी रात उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था और जिया उन लोगों को देखकर मुंह फुलाकर चली जाती है। कहती है तुम लोगों में से तो गधे की गोबर की स्मेल आ रही है। लिली बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। चैन उससे कहता है तुम्हें क्या हो गया, लेकिन वो उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है हमारी वेडिंग नाइट तुम्हारी वजह से खराब हुई थी, तुम्हारी वजह से उस फालतू सी सेरेमनी में मुझे बैठना पड़ गया और तुमने तो पूरी की पूरी वेडिंग एंजॉय करी। और फिर यहाँ पर लिली सोच रही थी मेरी पास्ट लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी, किसी भी हाल में मुझे इस लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाना पड़ेगा कि मैं आगे जाकर खुश रह पाऊँ। चैन उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा यहाँ पर इनसेंसिटिव बन रही हो, इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। चलो हम लोग गिफ्ट्स लेकर आए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलते हैं ताकि वो अच्छा फील कर पाए हमें देखकर। लिली भी कहती है कि हाँ तुम्हारी इस पावर का इस्तेमाल करने से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, किसी का नीचा भी तो दिखाना है मुझे। फिर वो चैन से कहती है चलो हमें चलना चाहिए और चैन भी उसके साथ में चल देता है। यहाँ पर वो जिया और लिली के पेरेंट्स के सामने था। वो कहता है कि आपका सन इन लॉ आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आया है और वो जिया और लिली के डैड को कहता है कि मैं आपके लिए एक टॉप ब्रांड की सिगरेट्स लेकर आया हूँ। इस पर डैड तो ये देखकर मुंह बना लेते हैं, लेकिन लिली अपनी मॉम को इशारा करती है और उसकी मॉम यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहती है कि ये गिफ्ट्स तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है और उनको एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर लिली अपने पेरेंट्स से कहती है कि ही फैमिली अभी इतनी ज्यादा भी अमीर नहीं है ना, सबसे ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट है जो अभी तक हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन मेरी बड़ी बहन को तो देखो, इसने लिन फैमिली में शादी करी है लेकिन इसके हाथ में तो एक डिसेंट सा एक गिफ्ट भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही एक खाली हाथ यहाँ पर वापस आ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं जिया के डैड उससे कहते हैं कि तुम इतनी सारी डाउरी लेकर गई थी अपने साथ, तरीके से तुम अपने डैड को रीपे करने वाली हो। स्टेप मॉम कहती है कि अब इन लोगों के पास में पैसे नहीं ही है तो फिर हम कर भी कह सकते हैं। और ये लोग यहाँ पर जिया की कंडीशन का मजाक बना रहे थे, उन्हें तो रियलिटी पता ही नहीं थी। सब कुछ चल ही रहा होता है कि बाहर एक पर्सन अनाउंस करते हुए आता है कि लिन फैमिली की तरफ से गिफ्ट्स आ गए हैं और हम देख पाते हैं कि काफी सारे बड़े बड़े गिफ्ट्स आए थे जिया की तरफ से। सब कुछ देखकर जिया के डैड भी खुश हो गए थे, लेकिन लिली बीच में आती है और कहती है ये पक्का फेक होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये रियल गिफ्ट्स लाना अफोर्ड कर सकती है, ये खाली डिब्बे हैं जिनको पैकिंग करके लाया गया है। वो अपने हस्बैंड को भी अपने साथ बोलने का इशारा करती है। उसका हस्बैंड भी कहता है कि हाँ ये सब कुछ तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, सबके सब डेफिनेटली है, मैं इनको देखने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जिया उसको रोक देती है और कहती है बिल्कुल आगे मत बढ़ना। और फिर वो असिस्टेंट से कहती है कि तुम मेक श्योर करना कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी मेरा सामान न छुए। असिस्टेंट से वो पूछती भी है कि वैसे ये सब आया कहाँ से है, तो फिर वो कहता है कि ये यंग मास्टर ने भिजवाया है। वो सोच में तो पड़ गई थी कि आखिरकार वो ये सब अफोर्ड कैसे कर सकता है। जिया फिर कहती है कि जब सब लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नजर ही आ रही है तो फिर इन गिफ्ट्स को मैं वापस भिजवा देती हूँ। असिस्टेंट को इशारा कर देती है और असिस्टेंट भी उन गिफ्ट्स को ले जाने लग जाता है। लेकिन जिया के डैड कहते हैं नहीं नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। जिया असिस्टेंट से कहती है सारी चीजें अब तो तुम ले ही जाओ और असिस्टेंट भी ले जाता है। फिर वो अपने डैड से कहती है कि आपने मेरी मॉम की ग्रेव को शिफ्ट करने का मुझसे वादा दिया था, उनकी आखिरी इच्छा थी तो फिर वो आज ही आपको करना पड़ेगा। इस पर यहाँ पे लिली की मॉम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाने लग जाती है और कहती है तुम्हारी मॉम इस सबके काबिल ही नहीं थी। लेकिन जिया लिली की मॉम को एक थप्पड़ लगा देती है। कहती है एक बार और अपनी गंदी जबान से मेरी मॉम के बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। लिली अपनी मॉम की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि लिली को भी थप्पड़ पड़ जाता है और उसकी मॉम को भी। डैड बीच में आते हैं तो फिर डैड के लिए भी एक थप्पड़ पूरी तरीके से तैयार था और उनको भी एक थप्पड़ मारा जाता। चैन कहता है कि अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तुमने अपने डैड के ऊपर हाथ उठाया, या उसके ऊपर भी एक हाथ उठा ही देती है और यहाँ पर वो तो पूरा का पूरा घूम गया था उसके एक ही थप्पड़ से। और फिर यहाँ पर वो उन सब लोगों से कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बर्थ दिया, मेरे लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस करा और तुम सबके लिए भी। और वो अपने डैड को तो कुछ ज्यादा ही सुना रही थी। आफ्टर ऑल उन्होंने सेकंड मैरिज जो कर ली थी और वो कह रही थी कि जो वो अपनी मॉम के लिए करना चाहती है उसे करवाना ही पड़ेगा। यहाँ पर स्टेप मॉम नाटक करने लग जाती है और कहती है इसने हम सबको मारा, कुछ तो बोलो। लेकिन जिया उसको एक और थप्पड़ लगाती
आती है और कहती है देखो ये नाटक मेरे सामने तो आज के बाद कर मत देना, तुमसे घिन आने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो उन लोगों को अपनी मॉम की ग्रेव पर लेकर आ गई थी और कह रही थी पश्चाताप करो अपने सारे के सारे कर्मों का, अभी तुमने मेरी मॉम के साथ में गलत करा है ना, उस सबका ही तुम्हें पूरा का पूरा हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो उन लोगों को अच्छे से बहुत ज्यादा माफिया मंगवा रही थी अपनी मॉम से। फिर वो यहाँ पर कुछ फावड़े दे देती है उन लोगों के सामने और कहती है कि मेरी मॉम पूरे के पूरे 10 सालों से इस दुनिया में नहीं है, हमने सफाई के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा इंतजाम नहीं करा उनकी ग्रेव पे, कितने ज्यादा खराब लोग हो, अब तुम्हें यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद जिया की नजर यहाँ पर लेली और उसके हस्बैंड पे जाती है और वो उनसे कहती है कि तुम लोग क्या खड़े हो, तुम लोग भी यहाँ पर सफाई करो। पीछे से यहाँ पर उसके स्टेप मॉम और उसके डैड कुछ प्लान करने लग जाते हैं जिससे वो जिया को हर्ट करने वाले थे। वो श्रवल उठाते हैं और जिया को उससे हिट करने ही वाले थे। ये हम देखते हैं यहाँ पर शीलन अपने पूरे के पूरे ऑफिसर्स और असिस्टेंट के साथ में पहुंच जाता है। वो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करता है और जिया भी उसको संभाल लेती है। फिर शीलन जिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा कूलली मुझे प्रोटेक्ट करा। वो यहाँ पर उसका हाथ अपने गाल पे रख लेता है और कहता है तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। उसके स्टेप मॉम और डैड जाने लग जाते हैं लेकिन वो उनको रोकती है और कहती है कि तुमने पहले मेरे मैन को हिट करने की कोशिश करी और अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। वो श्रवल अपने पैर से उठाती है और उन लोगों को हिट करने के लिए आगे बढ़ती है जो कि जमीन पे लग जाती है। शीलिन भी यहाँ पर जिया का ये रूप देखकर एकदम हैरान हो गया था। यहाँ पर वो उन सब लोगों को अपनी नीज पकड़ देती है और सब लोग अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो उन सबसे कह रही थी कि तुम लोगों को तो मैं कभी भी माफ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर चैन थोड़ा सा इस सब में ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है और वो खड़ा होता है लेकिन असिस्टेंट उसको लात मार के फिर पे नीज डाउन कर देता है। चैन कहता है कि मेरी रैंक बहुत ज्यादा हाई है, मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा, लेकिन असिस्टेंट यहाँ पर रिवील कर देता है कि मार्शल के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और उनके पास में अब एक न्यूज़पेपर की कटिंग आ गई थी जिसमें शीलन की फोटो लगी हुई थी, लेकिन ये लोग तो अभी भी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि शीलन ही मार्शल है। लिली फोटो को देखकर कहती है कि मार्शल तो दिखने में कितने ज्यादा हैंडसम है, तुम तो यहाँ पर उनके सामने कुछ भी नहीं हो। जिया शीलन के कान में कहती है देखो इतने ज्यादा नाटक करने बंद करो, हम इतने ज्यादा ड्रामा करने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अब उसका पूरा का पूरा परिवार उसके ऊपर भड़कने लग जाता है। ये सारा झगड़ा चल ही रहा था और फिर शीलन जिया से कहता है कि अब हमें इन लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो उन लोगों को बहुत ज्यादा डांटता है और उनको नीज डाउन करवा देता है। फिर वो जिया को लेकर चला गया था और वहाँ पर पीछे से चैन लिली से कह रहा था सारा का सारा तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमने ही उन लोगों को प्रोवोक करा था। तो वो कहती है कि तुम भी तो मेरी सारी की सारी बातें मान रहे थे, तो फिर तुम भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो। लिली अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद करने लग जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, और वो उसी को याद करते हुए सोचने लग जाती है कि सेम लाइफ जिया की भी हो जाएगी। उसी तरफ हम शीलन और जिया को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचते हैं। तो फिर उनके घर में बहुत सारे गुंडे थे और शीलन उनसे फाइट करता है और फिर यहाँ पर सारे के सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे जब तक असिस्टेंट पहुंचता है। तो असिस्टेंट कहता है लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। शीलन उससे कहता है कि सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है क्योंकि मुझे इन्होंने रिमाइंडर जो दे दिया था। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब शिया और शीलन अंदर जा रहे थे। तो फिर वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर है, और जिया यहाँ पर सोचने लग जाती है कि पास्ट लाइफ में लोन शार्क्स आए थे और उन्होंने पूरा का पूरा परिवार ही खत्म कर दिया था। और यहाँ पर वो सोच रही थी कि लिली के हस्बैंड भी तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। यही सोचते हुए वो शीलन से पूछती है तुम तो ठीक हो ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो प्रिटेंड करने लग जाता है कि वो ठीक नहीं है और कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा मेरी तबीयत मुझे ठीक लग नहीं रही है। वो उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो। ये सब कुछ देखकर असिस्टेंट सोच रहा था कि मेरे बॉस कितना अच्छा नाटक कर लेते हैं, इन लोगों ने पीटा है वो तो रहम की भीख मांग रहे हैं और वो यहाँ पे नाटक कर रहे हैं कि उनकी तबीयत नहीं ठीक। फिर वो सब गुंडे उठते हैं और एक गुंडा कहता है हम लोगों ने तो हमारा मार मार के भड़ता बना दिया। और फिर वो यहाँ पर वही एग्रीमेंट दिखाता है जिससे पता चलता है कि लिन फैमिली ने असल में लोन लिया है उन लोगों से और ये लोन वापस करना जरूरी ही है। जी ये लोन का पेपर देखकर एकदम हैरान थी। शीलिन भी यहाँ पर परेशान था क्योंकि वो लिन फैमिली से थोड़ी ना था। जिया यहाँ पर उस रोन नामे को देखकर कहती है कि इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट ही हैंड राइटिंग है। शीलिन सोचता है जब मैं लिंची हुई नहीं तो फिर मेरी हैंड राइटिंग तो डिफरेंट होगी ही। और जिया यहाँ पर उससे इस वाले में सवाल करने लग जाती है। तो फिर शीलिन भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि ये उसी का है और कहता है कि लिन फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। तो फिर मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इन लोगों को मैं पे बैक कैसे करूंगा। और असिस्टेंट भी यहाँ पे बात संभालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जिया शीलिन से कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, इतने सारे डेबिट्स भरने में तुम्हें बहुत ज्यादा ही परेशानी हुई होगी ना। और ये सोचते हुए यहाँ पर वो उसको गले लगा लेती है और शीलिन सोचता है कि इसको मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है। यहाँ पर वो लोन शार्क कहता है तुम लोगों का यहाँ पर इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो तो फिर हमें हमारे पैसे भी लौटा दो, अगर हमारे पैसे ना दिए ना तो फिर तुम लोगों का बुरा हाल कर देंगे। यहाँ पर जिया अपनी पॉकेट से एक टोकन निकालती है लेकिन शीलिन उसको देने से मना कर देता
है। जिया कहती है कि ये ओरिजिनली तुम्हारी फैमिली को बिलोंग करता है, तो फिर मैं तुम्हारे डेबिट्स को इससे सेटल कर दूंगी। लेकिन हम देखते हैं शीलिन अपने गले से वो जेड पेंडेंट निकालता है और कहता है उन शोन शार्क्स को देते हुए कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी कीमत 50,000 युआन तो होगी ही, तो फिर तुम इसको बेचकर अपना सारा कर्जा उतारवा सकते हो। असिस्टेंट कह रहा था कि ये तो आपके स्टेटस के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर शीलिन यहाँ पे उसको शांत करते हुए कहता है कि मेरी फैमिली तो बैंकरप्ट हो ही गई है, तो फिर क्या ही स्टेटस का करूंगा मैं। और वो इसको इशारा कर रहा था कि तुम ज्यादा मत बोलो। फिर जिया यहाँ पर कहती है ये गोल्ड प्लेटेड वॉच की कीमत भी 50,000 थी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तुमने इतना अच्छा जेड पेंडेंट उन लोगों को दे दिया। इसके बाद वो उन लोन शार्क से कहती है कि इस जेड पेंडेंट को तुम लोग अपने पास ही रखना, मैं वो 50,000 युआन तुम्हें वापस करूंगी। लोन शार्क्स भी वहाँ से फिर चले जाते हैं। इसके बाद जिया शीलिन से कहती है वो IOU फाड़ते हुए कि चाहे तुम गरीब रहो या फिर अमीर, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े कर आसमान में उड़ा देती है। असिस्टेंट यहीं पर खड़ा हुआ था और वो कहता है बॉस आप तो स्माइल कर रहे हो। शीलिन खुद को संभालता है और फिर उससे कहता है कि चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। इसके बाद शीलिन यहाँ पर बाहर आता है एक फावड़ा लेकर और कहता है मुझे लगता है कि मेरे एंसेस्ट्रल्स का जो खजाना था वो यहीं पर गड़ा होगा। यहाँ पर उसकी पहले से ये सारी प्लानिंग थी और फिर वो थोड़ा सा ही फावड़ा जमीन में मारता है और एक सोने की बाहर निकल जाती है। जिया उसको चेक करती है और वो कहती है कि ये तो सही में असली है। फिर यहाँ पर वो थोड़ा और खोदते हैं और उनमें से और ज्यादा सोना निकलता है। जिया ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। देन हम देखते हैं कि उन लोगों को पूरी की पूरी 100 गोल्ड बार मिल जाती है। जिया कहती है कि इतने पैसों के साथ तो मेरी शॉप फाइनली रीओपन हो जाएगी। शीलिन भी उसके लिए खुश होता है, उसको हक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो उसको धक्का दे देती है। यहाँ पर वो उन गोल्ड बार्स को देख ही रही थी कि तभी शीलिन की नजर उसके हाथ पर जाती है। खोदने की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी। असिस्टेंट को घूर रहा था और असिस्टेंट सोचता है मेरी गलती है, मैंने उन गोल्ड बार्स को इतना ज्यादा गहरा नहीं छुपाना चाहिए था। शीलिन फिर उसको उठाता है और कहता है बहुत लेट हो गया, तुम्हें आराम करना चाहिए। दूसरी तरफ हम लिली और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि एकदम भरी पिटी हालत में गुजर रहे थे रास्ते से। तभी उनके सामने जिया होती है जो कि वो गोल्ड बार्स देखकर खुश हो रही थी। लिली यहाँ पर जिया को देखकर कहती है कि क्या हो गया, तुम हॉस्पिटल अकेले आई हो, लगता है कि ब्रदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। देखो अब तुम बुरा मत मानना, जल्द ही तुम्हें उसकी मौत के दिन भी देखने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम तो हो गई, जब तुम विडो बन जाओगी ना किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। कि तभी हम देखते हैं एकदम फुर्ती के साथ में शीलिन पीछे से आ जाता है, कहता है पहले डॉक्टर इसका इलाज करेगा और ये बोलकर वो जिया को उठाकर जल्दी से ले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जिया के हाथ में थोड़ी सी खरोश लगी थी और शीलिन उसको डॉक्टर के पास ले आया था। डॉक्टर कहते हैं आप इनको बिल्कुल सही टाइम पर ले आए, इनके हाथ में जो चोट लगी है ना ऑलमोस्ट हील ही होने वाली है। फिर यहाँ पर डॉक्टर जिया की चोट पर थोड़ी बहुत ड्रेसिंग करने लग जाते हैं और जिया उससे कहती है मुझे तो थोड़ी सी चोट लगी थी, तो मुझे फालतू में ही ले आया। लेकिन वो कहता है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है, मैं तुम्हें जरा सा भी हर्ट नहीं होने दे सकता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ ही रहे थे कि तभी कबाब में हड्डी लिली आ जाती है और कहती है डॉक्टर प्लीज आप हमें भी एग्जामिन कर लो, हमारी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। चैन कह रहा था मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मुझे एग्जामिन करो, और लिली कह रही थी पहले मुझे एग्जामिन करो। जिया शीलिन से कहती है अब हमें बाहर जाना चाहिए। फिर वो लोग जब बाहर आते हैं तो फिर लिली उसका रास्ता ब्लॉक करती है और कहती है तुम्हें अगर यहाँ से जाना है ना तो फिर वो डाउरी के 500 युआन मुझे वापस करो। तो फिर जिया कहती है मैंने ऑलरेडी बोला है कि वो मेरी डाउरी है और वो पैसे मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, वो मेरे जो है आगे जाकर वो मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के ऊपर स्पेंड करूंगी और वो मुझे मदर बुलाएंगे। लिली को गुस्सा आ रहा था, वो उसको थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन जिया उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है मेरे हाथ पे बस चोट लगी है, मेरा हाथ टूटा नहीं है जो तुम मेरे सामने इतने ज्यादा कूद के दिखा रही हो। मेरे हाथ की खुजली अभी तक खत्म नहीं हुई है वो वाली, तुम्हें डर नहीं है क्या मुझसे जरा सा भी। और यहाँ पर चैन कह रहा था कि अब मेरे मेडिकल बिल्स तुम किस तरीके से भरोगी। लिली एक चैन को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरे भी चोट लगी है, तुम्हें जरा सी भी नहीं पड़ी। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि चैन की फैमिली ने भी लोन शार्क से लोन ले रखा है और वो लोग भी अपना हिसाब पूरा करने के लिए उनके घर आए थे। प्रेजेंट में चैन लिली से कहता है कि तुम मुझे मारना बंद कर दो। वो कहती है कि तुम्हारे पास में जरा से भी पैसे नहीं है जो हमारा मेडिकल बिल ही पे हो जाए। और इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लग जाता है। यहाँ पर चैन उससे कहता है कि तुम्हें तो रूल्स की कोई भी जानकारी नहीं है और बहुत ज्यादा झगड़ा ये लोग करने लग जाते हैं। इनके बीच में मारपीट भी होती है और चैन लिली को बहुत ज्यादा जोर से मार देता है। ये देखने के बाद तो जिया और शीलिन भी एकदम हैरान थे। लोगों के बीच में मारपीट हो ही रही थी कि हम देखते हैं लिली के मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे लिली के डैड चैन को दूर करते हैं और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को मारने की हिम्मत करी तुमने। और फिर हम देखते हैं कि चैन की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है। वो अपने पैर की चप्पल निकालती है और कहती है मेरे बेटे को मारोगे तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत। और ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। चैन और जिया यहाँ पर एक लात मारकर पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं और पीछे से ये और सॉन्ग फैमिली के बीच में झगड़ा होना कंटिन्यू रहता है। अगले सीन में
हम यहाँ पर शीलिन को देखते हैं जो कि शायर लेकर बाथरूम के बाहर आता है। जिया उसकी बॉडी देखते हैं और उससे बहुत ज्यादा मेस्मराइज होने लग जाती है। वो यहाँ पर उसका एब्डोमिनल एरिया टच करती है और वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। शीलिन उससे कहता है तुम्हारा हो गया। फिर वो अपने हाथ पीछे करती है एम्बेरस होते हुए और वो उससे कहती है मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे पास में क्या है। फिर वो उससे कहती है चलो बहुत हो गया मुझे सोना है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उससे बॉडी से काफी ज्यादा मेस्मराइज तो हुई थी और शीलिन कहता है शायद आज मुझे फ्लोर पे सो जाना चाहिए। यहाँ पर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें मेरे साथ सेम बेड पर नहीं सोना है। तो फिर वो कहता है कि शायद तुम ही मेरे साथ सेम बेड शेयर नहीं करना चाहती हो। तो फिर वो उसके लिए जगह बनाती है और कहती है कि ये स्पॉट तुम्हारे लिए ही है और वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है उसके लिए। यहाँ पर शीलिन सोचता है कि इसको मेरे साथ बेड शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जिया सो रही थी और वो नींद में बोल रही होती है और वो नींद में चैन का नाम ले रही थी। शीलिन सोचता है क्या मैं उससे इंफीरियर हूँ। यहाँ पर तो शीलिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो अपना पिलो जमीन पर रखकर जमीन पर ही लेट जाता है। जिया को देखते हैं जो कि नींद में बहुत ज्यादा मूवमेंट शो कर रही थी और फिर वो नीचे गिर जाती है शीलिन के ऊपर और वो उसको पकड़ लेती है। शीलिन सोचता है कि ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, इसे सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी ही मैटर करती है। वो ये सब कुछ सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया उठकर बाहर आती है। शीलिन उसको देखकर थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है और जिया उसको नोटिस करती है। यहाँ पर शीलिन अपनी बॉडी उसको शो कर रहा था और वो उसकी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा मेस्मराइज कर रही थी और सोच रही थी उसकी लाइफ कितनी ज्यादा वंडरफुल हो गई है। वो उसकी बॉडी के ऊपर हाथ रखने ही वाली थी कि शीलिन खुद उसका हाथ अपनी बॉडी के ऊपर रख देता है। जिया ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड तो सही में एक रियल इंसान है। फिर वो शर्माने के बाद अंदर चली जाती है। शीलिन सोचता है क्या उसकी ये ट्रिक काम कर गई। देन उसका असिस्टेंट आता है और कहता है मार्शल आप फाइनली उठ गए या आप वापस मिशन के लिए जा रहे हो। तो फिर वो कहता है कि चलो सब कुछ तुम मेरे लिए अरेंज करवा दो। असिस्टेंट भी यहाँ पर सब कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए चला जाता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि ये सब कुछ दूर से नोटिस कर रही थी और फिर वो उससे पूछती है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें आज काम पर नहीं जाना क्या। तो फिर वो कहता है कि अभी मेरी थोड़ी छुट्टियां हैं, तुम्हें क्लोथ्स की शॉप ओपन करवानी है ना, तो फिर मैं तुम्हारी साथ चलूंगा। तो फिर वो कहती है कि हाँ उसे ओपन करना तो बहुत जरूरी है, चलो तुम जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो। यहाँ पर शीलिन तो कुछ और ही सोच रहा था और फिर जिया उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो शॉप में थी, डिजाइन वगैरह के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पर दो लड़कियां अभी शॉप में मौजूद थी और वो कहती है कि हमें भी तो नौकरी चाहिए। और फिर शीलिन उनके पास में आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी शॉप तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव है, क्या तुमने इस सब के बारे में पहले से ही नॉलेज रखी थी। तो फिर वो कहती है कि ये सब जो है ना मेरे ग्रैंडफादर की फैमिली के टाइम से चलता आ रहा है। तो फिर क्लोथ्स की तो मुझे जनरेशनल जानकारी है। असल में तो मेरी मॉम भी हमेशा से क्लोथ्स का बिजनेस करना चाहती थी और वो सोच रही थी अपनी पास्ट लाइफ में तो मैं अपने सिर्फ और सिर्फ इन लॉस की फैमिली को ही सर्व करती रह गई और अपने लिए बिल्कुल भी मुझे जरा सा भी टाइम ही नहीं मिला। ये सब कुछ सोचकर वो सेट हो रही थी और यहाँ पर शीलिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे ही थीव्स को पंच भी मार सकती हो और इतनी ज्यादा केपेबल चीजें भी कर सकती हो। यहाँ पर वो उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस मुझे बहुत ज्यादा ही आसमान में उड़ा रहे हो। लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर वो उससे कहती है कि अब हम बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। शीलिन भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था। यहाँ पर वो अपना हाथ पीछे करती है लेकिन वो उसका हाथ दोबारा से अपनी चेस्ट पे रख देता है और कहता है कि जो तुम दिल चाहो वो कर सकती हो। यहाँ पर वो उससे कहती है क्या मेरा हस्बैंड मुझे सिड्यूस कर रहा है। तो फिर वो कहता है कि जो तुम सोचना चाहो वो सोच लो। यहाँ पर वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी यहाँ पर एक वुमेन आती है। वो असल में शीलिन की मॉम थी। वो शीलिन को अपना बेटा कहकर साइड में कर लेती है और शीलिन जिया को कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शीलिन की मॉम तो यहाँ पर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी और शीलिन उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पर शीलिन का जो पोस्टर लगा को देखकर इमोशनल होने लग जाती है और कहती है बेटा तुम कितने सालों से घर पे नहीं आई हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती है। फिर यहाँ पर जिया कहती है मैडम मैं आपको सर्व करती हूँ और फिर यहाँ पर वो एक ड्रेस का डिजाइन ड्रॉ करने लग जाती है शीलिन की मॉम को ऑब्जर्व करते हुए कि जो ड्रेस उनको लिए बनाई जाए वो उनको ही बिलोंग करे। वो एक ड्रेस का डिजाइन ड्रॉ करके शीलिन की मॉम को देती है और शीलिन की मॉम कहती है कितनी ज्यादा सुंदर है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई। और यहाँ पर जिया उनसे पूछती है कि आप सेटिस्फाइड हो। तो फिर वो कहती है हाँ मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। फिर वो जिया का हाथ पकड़ती है और उससे पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारी हॉबीज क्या है। असल में तो उन्होंने अपने बेटे के लिए उसे पसंद कर लिया था जिसकी वो ऑलरेडी वाइफ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीलिन तुरंत ही अपनी मॉम का हाथ जिया से दूर कर देता है, कहता है ये ऑलरेडी मेरी वाइफ है। इस पर शीलिन की मॉम कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। यहाँ पर जिया अपने बारे में उन्हें बताती है और वो बताती है कि शीलिन उसका हस्बैंड है। फिर हम देखते हैं शीलिन की मॉम अपना जेड ब्रेसलेट निकाल कर जिया को दे देती है। वो कहती है कि आप ये क्या कर रही हो, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन शीलिन की मॉम तो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कह रहा था कि इसे डिपॉजिट के तौर पे एक्सेप्ट कर लो, जो भी तुम मेरे लिए कपड़े
बनाओगी उनके बदले में मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। जिया कहती है कि नहीं नहीं, ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो उससे कहती है कि तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्क करती हो, अपने आप को इतना अंडरस्टिमेट मत करो, तुम इतना सब कुछ तो डिजर्व करती ही हो। इस पर हम देखते हैं कि जिया भी कहती है कि ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन बनाऊंगी फ्यूचर में और आपको पूरा का पूरा 50% ऑफ का डिस्काउंट भी दूंगी। फिर शीलिन कहता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी होगी, अब आपको अपने काम पर जाना चाहिए और फिर वो उनको भेज देता है। उनके जाने के बाद यहाँ पर जिया उस जेड ब्रेसलेट को देखने लग जाती है और वो कहती है ये तो कितना सुंदर है। फिर शीलिन जिया से कहता है एक काम से मुझे जाना पड़ रहा है, तो फिर वो कहती है हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं शीलिन की मॉम जब कार में आकर बैठ रही थी तो फिर शीलिन कहता है आपको तो वो शॉप पसंद आई ना। शीलिन की मॉम उसको देखकर कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो फिर वो कहता है कि आप अचानक से उस क्लोथ्स की शॉप में अपेयर हो गई, आखिरकार एग्जैक्टली आप करना क्या चाहती थी। तो फिर शीलिन की मॉम उससे कहती है फाइनली तुम्हारी वाइफ को तो मैंने ढूंढ ही लिया, तुम उन एक्शंस को सीरियसली ले भी रहे हो, तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छी वाइफ मिली, आखिरकार तुम जल्दी से उसको घर पर क्यों नहीं लेकर आते। तो फिर वो कहता है कि पहले जो मिशन मुझे डैड ने दिया है उसको भी कंप्लीट करना जरूरी है, अगर मैंने अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया तो फिर मेरी वाइफ के ऊपर भी खतरा हो जाएगा। फिर उसकी मॉम उससे कहती है अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से अपना ये मिशन कंप्लीट करो, फिर मेरे डॉटर इन लॉ को मेरे घर पर लेके आ जाना। यहाँ पर शीलिन कहता है लेकिन उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है और उसे लगता है कि उसने तो लिंशी के साथ में शादी करी है। शीलिन की मॉम कहती है कि जल्दी से तुम्हें सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा, अगर तुम ना कर पाए ना तो फिर देखना मेरे से बुरा तो कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर शीलिन भी कहता है हाँ मॉम, मैं आपकी बात समझ गया। देन हम देखते हैं यहाँ पर शीलिन अपनी मॉम को बाय बोल रहा था, तभी वो लड़की उसके सामने आ जाती है जो कि उसके पीछे पड़ी रहती थी, उसका नाम योंजू है। यहाँ पर शीलिन उसको देखकर भाग जाता है और शीलिन की मॉम योंजू को तुरंत अपनी कार में बिठा लेती है और कहती है चलो बेटा तुम हमारे घर चलो। फिर वो उसको जबरदस्ती अपने साथ बिठा लेती है। शीलिन की मॉम से वो कहती है कि आंटी अभी तो वो शीलिन था, आपने उससे मिलने क्यों नहीं दिया। वो कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, अभी तुम मेरे घर पर चलो। फिर योंजू कहती है मैं अभी तो आपके घर पर आई थी, अब आप मुझे फिर से वहाँ पर क्यों लेकर जा रही हो। यहाँ पर शीलिन की मॉम सोच रही थी अगर मेरे बेटे की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो गई तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और हो सकता है कि जिया और शीलिन की जो शादी है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाए। वही हम शीलिन को देखते हैं जो कि एक जूलर के पास में छुप गया था। फिर वो यहाँ पर मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा था और जो वुमन जिसकी वो छोटा सा स्टॉल था वो उसको घूर रही होती है कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है। शीलिन उसको देखकर हेजिटेट कर रहा था और फिर वो ज्वेलरी चूज करने का नाटक करने लग जाता है। एक सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी। तभी शीलिन जो कि वहाँ से एक हेयर क्लिप लेकर आया था वो जिया के बालों में लगा देता है। वो ये सब कुछ देख रही थी और यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यहाँ पर शीलिन सोचता है कहीं इसे मेरे सच के बारे में पता तो नहीं चल गया। यहाँ पर वो फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, आखिरकार मेरा तुमसे झूठ बोलने का क्या मतलब होता है। जिया को उस पर शक हो रहा था और वो उसकी पूरी बॉडी को स्मेल करने लग जाती है। यहाँ पर वो उसको रोक रहा था, उसका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और फिर वो उसको संभालता है और फिर जिया उससे कहती है क्या तुमने मेरा परफ्यूम चुरा लिया, तुम में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर वो उसी स्टॉल को याद करता है जहाँ पर वो परफ्यूम रखा हुआ था। वो उस परफ्यूम को थोड़ा सा लगाता है और फिर वो सोचता है इससे अच्छी खुशबू आएगी तो फिर बढ़िया रहेगा और यही सोचते हुए वो उसको अपनी पूरी बॉडी पे लगाने लग जाता है। वो स्टॉल की वर्कर तो यहाँ पर उसको देखकर बड़ी ज्यादा अनॉयड फील कर रही थी। फिर वो उससे कहता है कि हाँ हाँ मैंने एक परफ्यूम लगाया है। वो उससे कहती है अच्छा ठीक है, तुम मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन मत दो। फिर वो उससे पूछने लग जाती है कि वो मार्शल की वाइफ तुम्हारे साथ में इतनी ज्यादा फ्रेंडली क्यों थी। यहाँ पर वो भी उसको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए ही जा रहा था और फिर वो बहाना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिया को तो शीलिन के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया था। वो इसी सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं उसके पास में लिली आ जाती है और वो उससे लड़ने लग जाती है और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली और उसका हस्बैंड चैन सब लोगों में कुछ पैम्फलेट्स बांट रहे थे। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं क्योंकि ये लोग फ्रॉड कर रहे थे और पकड़े गए थे। ये तो वहाँ से भाग जाती है लेकिन चैन को पुलिस पकड़ लेती है। ये सब कुछ बताते हुए परेशान हो गई थी और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड के फ्रॉड के चक्कर में उसे पकड़ लिया गया है, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें किसी भी हाल में मेरे हस्बैंड को बचाना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने गलती करी है, सब में मैं क्या कर सकती हूँ और वैसे भी फ्रॉड करोगे तो फिर पकड़े तो जाओगे ही। और यहाँ पर इन लोगों के बीच में बातों ही बातों में रिवील हो जाता है और लिली कहती है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम भी दोबारा से रीबॉर्न हुई हो, ये चैन को रेस्क्यू करने में मेरी मदद करो। लेकिन जिया उससे कहती है कि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, एक चवन्नी तक नहीं बची, आखिरकार तुम्हारी मदद करके मुझे क्या ही फायदा होने वाला है। लेकिन फिर वो कहती है कि तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स की रेसिपी थी मेरे, वो तुम्हारी फैमिली के पास में ही है, अगर वो तुम मुझे दे दो तो फिर शायद मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि लिली भी अपने पर्स से निकालकर वो रेसिपी उसको दे देती है। जिया भी उस रेसिपी को देखने लग जाती है और फिर लिली उससे कहती है अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। तो फिर वो उससे कहती है कि मैंने सीक्रेट रेसिपी के बदले में मदद मांगी है ना, हाथ आगे बढ़ाती है। लिली कहती है तुम्हें सब कुछ पता कैसे चल गया। फिर वो अपने पर्स में चेक करने लग जाती है, जब वो उसको नहीं मिलती तो फिर वो कहती है तुमने मेरे साथ खेल खेला। को हिट करने की कोशिश करती है लेकिन हम देखते हैं कि शीलिन आ जाता है और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है और
और लिली जमीन पे गिर जाती है। फिर लिली कहती है कि तुमने एक वुमेन को हिट करने की कोशिश करी, तो फिर जिया उससे कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम खुद ही जमीन पर गिर गई। फिर जिया उससे कहते हैं कि वो रेसिपी मैंने ले लिया, चलो ठीक है, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगी। ये सब कुछ चल ही रहा था और पीछे शीलिन उससे कह रहा था कि तुम सही में उसकी मदद करने वाली हो। तो फिर जिया कहती है कि अब मैंने बोल दिया है तो फिर शायद मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ सुनकर शीलिन कहता है मुझे एक जरूरी काम है, तो फिर मैं जाता हूँ, और ये बोलकर वो जल्दी से चला जाता है। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि फैब्रिक का ही कुछ काम कर रही थी। तभी शीलिन उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। फिर वो उसको सूप पिलाने लग जाता है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिली आती है और कहती है तुम एक झूठी हो, इतने दिन हो गए हैं लेकिन तुमने अभी तक मेरे हस्बैंड को रेस्क्यू नहीं करवाया। मैंने वो सीक्रेट रेसिपी तुम्हें हैंड ओवर भी कर दी थी। फिर जिया उससे कहती है कि हाँ वो रेसिपी तो मुझे मिल गई है, अब मैं वो तुम्हारी मदद ना भी करूँ तो फिर तुम क्या ही कर लोगी। लिली तो ये बात जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर लोगों के बीच में झगड़ा बनने लग जाता है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिली की मदर इन लॉ चैन को लेकर आ जाती है। लिली यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ और चैन को देखकर कहने लग जाती है कि ये बच गया, लेकिन आप लोग जो मेरे साथ कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मुझे इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकते हो। पर चैन कहता है कि तुम्हें अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, तुम्हें पता है जेल के अंदर मुझे कितना ज्यादा बुली करा, और वो रोने लग जाता है। यहाँ पर चैन की मॉम उसको संभाल रही थी और जिया और शीलिन ये सब कुछ देखकर हंस रहे होते हैं। लिली यहाँ पर जिया से कहती है ये तुमने जानबूझ के करा ना, तुमने उसको सीक्रेट रेसिपी भी ले ली, मेरी मदद भी तुमने इतना ज्यादा लेट करी। यहाँ पर चैन सीक्रेट रेसिपी के बारे में पूछता है तो फिर वो कहती है कि ये इसके एंसेस्ट्रल की रेसिपी थी जिससे वो लोग क्लोथ्स को और ज्यादा अच्छा कर सकते थे। यहाँ पर चैन कहता है कि तुम कितनी ज्यादा बदतमीज हो, वो रेसिपी हमारे पास थी, हमें वापस करो। और फिर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शीलिन के हाथ में गन थी, वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। चैन ये देखते ही तुरंत ही नील डाउन हो जाता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर जिया चैन को पकड़ती है और उसको दूर फेंक देती है। फिर वो यहाँ पे एक गमले में जाकर गिर जाता है और काफी ज्यादा पेन में था। लिली और चैन की मॉम ये चीज देखकर एकदम हैरान थी। लिली यहाँ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शीलिन जिया के ऊपर अपना हाथ कर देता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लिली के दांत उसके ऊपर लग जाता है, लेकिन जिया उसको लात मार के दूर कर देती है। और फिर वो यहाँ पे शीलिन की हाथ देखने लग जाती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। तो फिर शीलिन कहता है मुझे कुत्ते ने काट लिया, वो भी बिना किसी वजह के। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और ये बात वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली बोल रही थी। जिया के दिमाग में चल रहा था कि पास्ट लाइफ में मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं था, मेरा पति गवर्नर बन जाता आगे जाके, यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ चल रही है, मुझे इस सबको खुद से ही आगे जाकर फिक्स करना पड़ेगा। फिर शीलिन जिया से लड़ने लग जाती है और कहती है ये सब क्या कर रही हो तुम, लेकिन चैन उससे कहता है ये सारा लड़ाई झगड़ा बंद करो, मुझे संभालो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है इस तरीके से। के बाद हम देखते हैं लिली और चैन की मॉम उसको उस गमले में से निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चैन बहुत ज्यादा मोटा था तो फिर इन लोगों से ये हो भी नहीं पा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि रात में अपनी शॉप से सारे के सारे वर्कर्स को कहती है कि अब हम बंद कर रहे हैं तो फिर तुम लोग जा सकते हो। सब लोग चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके जाने के बाद वहाँ पर कुछ लोन शार्क्स आ गए थे। जिया उनसे कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो लोन शार्क एक नहीं सुनते और यहाँ पे शॉप में तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर देते हैं। जिया उनसे कहती है कि यहाँ पर वो मत करो, उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आएगी। यहाँ पर उनको भी स्मेल आने लग जाती है और फिर लिली आती है। जिया उससे कहती है सब तुम करवा रही हो ना, तो लिली कहती है हाँ करवा रही हूँ, क्यों कुछ बिगाड़ लोगी क्या तुम मेरा, मैं वैसे भी सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर सकती हूँ। जिया उससे कहती है अगर मैं मर गई ना तो फिर तुम्हारी लाइफ भी पूरी तरीके से रियोन हो जाएगी। लेकिन लिली उससे कहती है तुमने रीबॉर्न होकर भी क्या उखाड़ लिया, तुमने ऐसे लड़के से शादी करी है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है। और फिर वो गुंडे यहाँ पे जिया के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। जिया के दिमाग में चल रहा था क्या वो उस फेथ को चेंज कर भी पाएगी या फिर नहीं, और वो गुंडे भी उसके ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे शीलन आ जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लिली उनसे कहती है कि गुंडो तुम लोग क्या खड़े हो, तुम लोग जाकर हमला करो इनके ऊपर। जिया आगे बढ़ती है और उन सारे गुंडों के ऊपर हमला करती है। फिर वो लिली की तरफ बढ़ती है। लिली तो उससे बहुत ज्यादा घबरा गई थी और फिर वो दौड़ने लग जाती है। इसके बाद जिया शीलन को देखती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, तुम ऐसे लोगों से लड़ने मत कूद जाया करो, मैं तो सुपर हीरो वाली स्ट्रेंथ के साथ में बॉर्न हुई थी, तो फिर मुझे तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है लड़ाई झगड़ा करने में, लेकिन मेरी वजह से तुम बार बार हर्ट हो जाते हो। तो फिर वो कहता है कि अपनी लेडी को प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हारे
पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दे सकता हूँ, अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर जिया उससे कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है और इस जगह पर स्मेल भी आ रही है। यहाँ वो उसके चीक्स पे किस कर देता है। ये चीज देखकर एकदम हैरान थी और वो उससे कहता है ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि मैं लेट हो गया, मैं तुम्हें इस बार प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, मुझे माफ कर देना। तो फिर वो कहती है कैसी बात कर रहे हो तुम तो एकदम ही सही टाइम पे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है वो सीक्रेट रेसिपी हमने प्रोटेक्ट कर ली। फिर ये दोनों इसी बारे में बात करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के सामने एक लड़की को लेकर आ गया था और वो कह रहा था कि ये हमारी फैमिली का इंसेस्ट्रल आगे बढ़ाएगी। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिली आ जाती है और चैन को किसी और वुमेन के साथ में देखकर कहती है ये कौन है। फिर चैन कहता है कि ये मेरे चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट है, तुम तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती हो तो फिर तुम्हारा इस फैमिली में क्या ही काम है। लिली कहती है कि मेरी पोजीशन तो मेरे अलावा कोई और एक्वायर कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर उस वुमेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन चैन की मॉम लिली को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि जब से तुम मेरे बेटे की लाइफ में आई हो उसके साथ में बुरा ही होता आ रहा है। पहले तो मेरा बेटा यहाँ पर जेल चला गया, उसके बाद भी उसने काफी कुछ झेला, मैं अब तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। और चैन भी लिली से कहता है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर यहाँ पर चैन की मॉम लिली को उसका सामान देखती है और घर से निकाल देती है। लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगली सीन में हम देखते हैं वो अपना गाल पकड़कर सड़क के किनारे बैठी हुई थी। वो सोच रही थी आज मुझे कितनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हम लिली को देखते हैं जो कि रोड किनारे बैठी हुई थी कि तभी उसके सामने लिंशी आया था। उसके हाथ से वो जेड पेंडेंट गिर जाता है। लिली यहाँ पर उससे कहती है कि तुम यंग मार्शल हो ना। तो फिर वो उससे को पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहती है कि ये पेंडेंट तो मार्शल के पास ही होता है और हमें पता चलता है लिंशी ने असल में वो पेंडेंट उस लोन शार्क से ले लिया था। यहाँ पर वो उसके साथ में जिया और उसके हस्बैंड के खिलाफ कुछ साजिश रचने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर शीलन को देखते हैं जिसको अपने मिशन के लिए जाना था। तो फिर जिया उसको कार में गुड बाय बोलती है और उसका ड्राइवर से बोल रहा था कि आप मैडम को सब कुछ सच सच कब बताओगे। वो उससे कहता है कि शायद जल्द ही वो टाइम आने वाला है। हम देखते हैं जिया की शॉप पर उसकी मदर इन लॉ विजिट करने के लिए आई थी। यहाँ पर वो उनको सारा का सारा काम दिखाती है और वो भी जिया से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर जिया की शॉप के एक वर्कर को देखते हैं जो कि लिली से मिल जाती है और लिली उससे कहती है वो मेरे लिए काम करना पड़ेगा तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। यहाँ पर वो वर्कर जिया की गोल्डन वॉच चुरा कर ले आई थी और वो लिली को देने ही वाली थी, लेकिन वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शीलन की मॉम कहती है फाइनली उन चोरों को हमने पकड़ लिया। बाद में वो उसकी शॉप से चली गई थी। फिर ये लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं लिली और चैन जिया को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद लिली चैन को भी पकड़वा देती है क्योंकि वो उससे हेट करती थी। फिर वो जिया के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने लग जाती है, वो उसको हार्म कर पाती कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे शीलन अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ में पहुंच जाता है। जिया उसको देखकर इमोशनल होती है और कहती है मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा हार्म हो गए। यहाँ पर वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो मार्शल है। फिर ये लोग लिली को थोड़ा सा यहाँ पर सुनाते हैं और फिर चले जाते हैं। ये लोग जब बाहर आ रहे थे तभी शीलन को एक मिशन के लिए जाना पड़ता है। पीछे से जिया बहुत ज्यादा लोनली फील करती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर वो अपना काम कर रही थी तभी उसकी शॉप की कुछ वर्कर्स आती हैं और उसके काम की तारीफें करने लग जाती हैं। फिर यहाँ पर वो उसको शीलन के नाम से टीज भी कर रही थी। फिर वहाँ पे शीलन आ जाता है उनके जाने के बाद। वो उससे कुछ बात करता है और उसको हक कर लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था। या यहाँ पर शीलन से नाराज थी कि उसने उससे सच छुपाया, लेकिन वो उसको मनाता है और उसके बाद उसको किस भी करता है। दूर से ये सब कुछ शीलन के पेरेंट्स नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ पर शीलन की पुरानी वाली फियांसे भी थी जो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। फिर हॉस्पिटल में यहाँ पर जिया लिंशी से मिल जाती है, उसको पकड़ लेता है लेकिन वो उसको मारकर खुद से दूर कर देती है। लेकिन वो उससे कहता है तुम्हारी शादी मुझसे होनी थी। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और लिंशी को वहाँ से ले जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं लिंशी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक पर्सन आता है और उससे कुछ बातें कहता है। फिर वो याद करने लग जाता है कि कैसे एक बार जिया ने उसको कुछ लोगों से बचाया था जो कि उसको बुली कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं शीलन जिया को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर आता है और उसकी फैमिली ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी अरेंज करवा रखे थे। लेकिन फिर शीलन जिया को अपने कमरे में ले जाता है। शीलन की मॉम नाराज हो रही थी कि उसे कोई भी गिफ्ट्स पसंद नहीं आए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं शीलन जिया को गन चलानी सिखा रहा होता है। शीलन के जाने के बाद यहाँ पर उसकी पुरानी फियांसे आ जाती है और वो जिया से लड़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जिया भी उससे अच्छे से मुकाबला कर रही थी। और फिर शीलन का असिस्टेंट घर के अंदर जाकर ये सब कुछ बताता है। जब तक फैमिली वाले बाहर आते हैं तब तक हम देख पाते हैं कि जिया ने तो शीलन की पुरानी फियांसे के ऊपर पूरा ओवर पावर कर लिया था और वो यहाँ पर रो रही थी कि ये मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है। शीलन भी यहाँ पर जिया का पूरा सपोर्ट करता है और हम देख पाते हैं कि इन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि शीलन की पुरानी फियांसे को घर से ये लोग निकाल देते हैं। फिर वो यहाँ पे लिली से मिल जाती है और ये लोग साथ में कुछ प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम जिया और शीलन को देखते हैं जो कि साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी शीलन के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो लोग थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं शीलन का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि उसको कुछ काम के लिए जाना पड़ेगा। शीलन भी यहाँ पर अपनी वाइफ से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो एक न्यूज देखती है और याद करती है कि चैन कितना ज्यादा गलत इंसान है। दूसरी तरफ हम
देखते हैं कि चैन अपनी नई वाइफ को टॉर्चर करा था। वो बाहर जाती है ये सब कुछ फिक्स करने के लिए, लेकिन वो उसमें फंस गई थी, लेकिन शीलेन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग उसी पार्टी में गए थे जिस लास्ट लाइफ में इन लोगों की डेथ हो गई थी। वहाँ पर सब लोग उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिली आ जाती है। अपने साथ गन लेकर आई थी, लेकिन जिया उसको पहले से शूट करके मार देती है। लिंची भी वहाँ पर मौजूद था और वो भी बहुत ज्यादा गलत इरादों के साथ में वहाँ पर पहुंचा हुआ था, लेकिन शीलिन और जिया उसके ऊपर भी ओवर पावर कर देते हैं और उसका भी खेल खत्म हो जाता है। देन सभी लोग इन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और ये लोग बाकी की सेरेमनीज को कंप्लीट करते हैं। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अच्छे एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में खुश रहने का डिसाइड करते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।